बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वीकेंड में भी आप प्लान कर चुके होंगे कि आपने वीकेंड किस तरह से गुजारना है। खैर, हमारा और आपका साथ रहेगा जी 12 बजे तक, जिसमें हम आपके लिए खबरें भी लेकर आते हैं। हमारे कुछ मेहमान भी प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और इसके साथ साथ जो अपडेट्स आती रहती हैं पूरे दिन के हवाले से वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन आगाज़ आपको पता है हम हमेशा की तरह करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, ईमान कामिल कैसे हासिल हो सकता है? ईमान कामिल कैसे हासिल हो सकता है? इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए किसी से महब्बत करे, व अबग़ज़ लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए किसी से नफ़रत करता हो, व अता लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए किसी की मदद करता हो, व मनअ लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए किसी को रोकता हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो इस आदमी का ईमान मुकम्मल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत किया करो। दुनियावी कोई मकसद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ही के लिए किसी की मदद किया करो, उसके अंदर रिया मकसूद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ईमान कामिल की नेमत अता फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी ईमान कामिल अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। आज की खबरें क्या हैं? पहली खबर है, आज की लीड स्टोरी है डेली सिटी 42 की। लाहौर में बिजली बचाओ मुहिम का आगाज, 63 बड़ी मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का प्लान। दो 2050 तक ट्रैफिक प्लान बनेगा। मेट्रो बस को मुरीद के तक तोसी देने की तजवीज़ मुस्तरद। और आटा मजीद महंगा, गरीब के लिए बड़ी मुश्किल। चक्की मालिकान ने आटा मजीद 3 रुपये महंगा कर दिया। और इसके बाद कुछ हालात डिस्कस करेंगे दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजिमीन के। खबरें आप जान चुके हैं। आज की खबरों की डिटेल हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कैसर खोकर साहब और अली राम में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आ जाते हैं और पहली खबर है बिजली बचाने के हवाले से। प्लान ये कैसा है? अच्छा है, बुरा है? ऑप्शंस इसके अलावा भी दूसरी हैं जिससे बिजली बच सकती है, उसकी तरफ आएंगे। लेकिन ये जो 63 बड़ी मार्केटें हैं, इन्हें रात 8 बजे बंद करने का प्लान बनाया गया है। ईद की आमद है, इसके करीब ये फैसला किस तरह का है? 63 मार्केटें बंद हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? क्योंकि एक साथ कम अज़ कम शहर लाहौर की अगर हम बात करें, इन मार्केटों को बंद कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कुछ करवाना है तो उसके लिए फिर आपको डंडा उठाना पड़ता है। खोकर साहब क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा कदम है। मैं यूरोप की मिसाल या अमेरिका की नहीं देता, आप हमारे हमसाया मुल्क इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना में जाएं तो वहां पर मार्केटें 8 बजे बंद हो जाती हैं और लिफ्टें भी 8 बजे बंद कर देते हैं। दिन का आगाज वहाँ कितने बजे होता है? हमारे यहाँ तो 12-1 बजे से पहले मार्केटें खुलती नहीं है। तो सुबह 8 बजे दुकानें खोलें और शाम को 8 बजे बंद कर दें। ये पता क्या करते हैं ये दुकानदार? सुबह 11-12 बजे दुकानें खोलते हैं और जो मजदूर वहाँ काम करते हैं, लेबर वहाँ काम करती है दुकानों पर, उनसे रात 11-12 बजे तक लेबर आप इचले चले जाएं, आप टाउनशिप बाजार चले जाएं, आप मॉडल टाउन मार्केट चले जाएं, आपको 12 बजे से पहले कोई दुकान ही नहीं खुली मिलती। बिल्कुल। तो ये अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड,
ये एक मिसाल है, इंटरनेशनल कहावत है, इस पर अमल होना चाहिए। और ये 8 बजे दुकानें बंद करने की जो रवायत है, ये बहुत अच्छा कदम है। गवर्नमेंट को बहुत पहले ये कर देना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत डिले किया है। लेकिन अब गवर्नमेंट को लाजमी तौर पर इस पर अमल होना चाहिए। और जो बंद ने, अगर कोरोना की हालत में हम 5 बजे मार्केटें बंद करा सकते हैं, 6 बजे बंद करा सकते हैं कोरोना में, तो अब जो है गवर्नमेंट स्टेट होती है, स्टेट के पास बड़ी ताकत होती है, स्टेट की बंद कराए दुकानें और जबरदस्ती बंद कराए, उन इलाकों की बत्ती बंद कर दे, बिजली बंद कर दे। अली, मुझे सिर्फ ये बता दें, खोकर साहब ने कहा स्टेट होती है, और जिस तरह से खोकर साहब कह रहे हैं कुछ भी कर सकती है, ये एक बड़ा चैलेंज है। एक साथ 63 मार्केटें बंद करवा देना। यहाँ कोविड में लोगों ने किस तरह से काम किया, दुकानों के शटर गिरा के उन्होंने अपने काम जारी रखा है। ईद भी आ रही है, तो बंद हो सकेंगी दुकानें? देखिए, ये मसला कौमी मसला है। इसमें एनर्जी सेविंग के ऊपर आपने एक मुहिम शुरू करनी है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी इक़्तिसादी मीटिंग की, जो उनका इजलास था, तो उसमें मुख्तलिफ सूबों से उन्होंने तजावीज़ ली थी, और उन तजावीज़ में ये मांगा कि एनर्जी सेविंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें ये प्रपोज़ल आई कि आप अगर मार्केट को 8 बजे के बाद बंद कर दें, तो इससे आपकी एनर्जी सेव भी होगी, और जो रात गैर लोड शेडिंग होती है, आवाम को मसला होता है, वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो उस पर सूबों ने इत्तफाक ज़रूर किया। अब सूबों ने, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास अपने इख्तियारात हैं, तो उन इख्तियारात को मद्देनज़र रखते हुए अब सूबों ने अपनी अपनी प्रपोज़ल जो है वो तैयार की हैं, और उन्होंने एक प्लान मांगा है। अब ये प्लान जो है वो लेस्को की तरफ से, एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश किया गया कि लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ पे कंजम्पशन हो रही है 8 बजे के बाद, तो वो है शाह आलम मार्केट और MM आलम रोड। ये टॉप। अच्छा, शाह आलम में तो ऑलमोस्ट दुकानें 8 बजे नहीं, बंद वो हो जाती हैं। वहाँ पे जो बिजली का जो लोड है वो 10 बजे के बाद कम होता है। अच्छा, 8 बजे के बाद वहाँ पे 300-350 मेगावाट की बिजली इस्तेमाल हो रही है। सही। अच्छा, वहाँ पैकिंग वगैरह का काम भी चल रहा होता है वहाँ पे, क्योंकि शाम के बाद 8 बजे के बाद वहाँ पे जो मुख्तलिफ बाहर से लोग आए होते हैं ना, उनका लोड मैनेजमेंट वो काम हो रहा होता है। उन्होंने अपनी चीज़ें पैकिंग करनी है, वो पैक करके वो वापस लेके जा रहे होते हैं। क्योंकि अमूमन देखा गया कि शाम को रात 8 बजे के बाद ही वहाँ पे ज़्यादा रश जो है वो होता है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, उन्होंने अपनी चीज़ें सामान वगैरह खरीदना होता है। और MM आलम रोड वो तो रात 12 बजे 1 बजे तक ऐसे ही चलता रहता है। तो वहाँ पर लाइट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अब ये 63 जो मार्केट से इनको प्लान दिया गया, अब इस प्लान में ये प्रपोज़ल आई है कि जनाब 10 बजे के बाद बिजली यहाँ पे 250 मेगावाट इस्तेमाल हो रही है, और 8 बजे के बाद 300-350 मेगावाट इस्तेमाल हो रही है, और की 63 मार्केट्स हैं जो बड़ी बड़ी हैं। और इसमें अब मैंने आपको पहले बताया कि ये जब आप एक कौमी मसले के ऊपर, एक कौमी फैसले के ऊपर आप आते हैं, तो फिर आपको ये फैसला मानना पड़ता है, क्योंकि आपने लोगों को रिलीफ देना है। गवर्नमेंट ने बिजली बचत की किस लिए करनी है? उनका मसला सिर्फ ये है कि जो लोड शेडिंग हम रात को करते हैं, वो लोड शेडिंग रात को ना हो, ताकि रात को लोग सुकून से सो जाएं। अच्छा अली, आपने कहा कौमी मसला है, इस पे फौरी अमल होना चाहिए, खोखर साहब ने भी कहा, लेकिन इस कौमी मसले को हल करने के लिए इससे दूसरे मसाइल भी जुड़े हैं। आप बिजली चोरी रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? आपके अपने लोग जो कि इन कामों में मुलव्वस हैं, पैसे ले रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप एक कौमी मसले को लेकर मार्केटें तो जल्दी बंद कर देंगे, लेकिन जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है, आपको सब पता है, आपके लिस्ट में वो चीज़ें शामिल हैं। बड़े बड़े बिजली चोर जो कि इतने बड़े यूनिट चला रहे हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, जिनके आगे आप खुद बेबस हैं, उनको कौन पकड़ेगा? मसला तो फिर वहीं का वहीं रह गया। बिल्कुल, ये तो बात ठीक है, मसला वहीं का वहीं है, लेकिन इसके लिए भी एक टास्क फोर्स इनको बनानी चाहिए कि फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन ज़्यादातर लोग निकलते कौन है? पॉलिटिकल लोग हैं ना। एग्जैक्टली, पॉलिटिकल है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो उनके आगे मैं तो कह रही हूं, उनकी अपनी बस हो जाती है, उनको हाथ नहीं लगा सकते। ये नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है, गवर्नमेंट को सब पता है कहाँ पे ज्यादा आपके बड़े बड़े नादहिंदा लेस्को के कितनी बड़े फैक्ट्रियों के मालिकान, आपकी प्रोविजनल डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा नादहिंदा है। उन वो अपने बिल जो है वो लाइबिलिटीज अपनी पे नहीं कर रहे, वो ये अपनी लाइबिलिटीज पे करें, गवर्नमेंट उनको पैसा दे। सबसे ज़्यादा तो वासा के पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का बिल बना हुआ है, वो उन्होंने अभी तक बिल जो है वो अदा नहीं किया। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश की थी कि हमें कुछ पैकेज दें ताकि हम ये अपने यूटिलिटीज़ वगैरह जो बिजली के बिल है ये हम पे कर सकें। तो इसी तरह दीगर डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं। तो ये बात तय है कि इनको सब पता है कि कहाँ बिजली चोरी हो रही है, कौन कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन जो है वो लेने में कुछ रुकावट सियासी तौर पर आ जाती है। बिजनेसमैन आ जाते हैं, अगर बिजनेसमैन की बिजली बंद करते तो वहाँ पे लोग जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे 100-150 लोग, वो बेरोजगार हो जाएगा। ऐसे ही तो इस तरह एक ब्लैक मेलिंग का जो सिलसिला है वो चलता ही रहना है। लेकिन ये जो इशू है बिजली बंद करने का, इसमें
अगर 2-3 माह के लिए कोई प्लान है तो अगर उसमें कोई फ़र्क चलिए आप मुझे सिर्फ ये बता दें, एक बिजली चोरी मसला थी जो मेरे जहन में क्वेश्चन है, आम लोग जो है, आम आवाम जो सोचती है, लेट्स सपोज लोग कहते हैं हमने बिजली बचानी है, हम अपनी दुकानें बंद करके अपने घरों में जल्दी चले भी जाएंगे, तो क्या उससे लोड शेडिंग कम होगी? ये साथ बताया कि लोड शेडिंग इतनी नहीं होगी। 300-350 मेगावाट की बिजली अगर 8 बजे के बाद आपको फ्री मिल जाए, आप उसको घरेलू सार्फिन डोमेस्टिक यूज़र पे ले जाएं तो कितना फ़र्क पड़ेगा उससे? जी बिल्कुल, इस पर लोड शेडिंग पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, कम होगी, क्योंकि जो आपको पता है कि हर दुकान पर 2-2 एसी चलते हैं और स्प्लिट एसी चलते हैं। और अगर आप जो वो 4 टन का जो एसी है वो बंद कर दे तो आप पूरे गांव को बिजली दे सकते हैं, इतनी बिजली वो कंजप्शन करता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा बिजली की बचत भी होगी और साथ साथ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की रात को जो वारदातें होती हैं, जो वापस लोग जब शॉपिंग करके अपने घरों को जाते हैं तो स्ट्रीट क्राइम जो होता है वो भी रुक जाएगा। इससे ये भी बड़ा फायदा होगा। दूसरा ये कि आप अमेरिका में चले गए, आप बर्तानिया में चले जाए, वहां भी रात को जो है वो वहां पर दुकानें 8 बजे के बाद बंद हो जाती है। मैं खुद अमेरिका गया तो 9 बजे मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, बाजार में सारी दुकानें बंद थी और कुछ सारे दूर दूर तक जाना पड़ता था किसी दुकान को तलाश करने के लिए। तो ये बड़ा फायदा है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश देखे, इंडिया देखे, वहां पर 8 बजे दुकानें बंद हो सकती है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बंद हो सकती? और गवर्नमेंट को इसको सख्ती से आयरन हैंड से जो निपटना चाहिए और 8 बजे हर सूरत स्टेट के पास बड़े इख्तियारात होते हैं और स्टेट की रेट जो है हर सूरत कायम करनी चाहिए और 8 बजे करके उस पर हर सूरत जो है आइदर हो कार्रवाई क्रोक जो अमल करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। सो इस पर क्या प्लान बनाया जा रहा है, कब तक इस पर अमल दरामद शुरू होगा? क्योंकि यही टाइम तो ज्यादा है कि यही टाइम है। इस पे अब प्लान दे दिया कि अब गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, पंजाब हुकूमत डिसाइड करेगी। अब इन लोगों के साथ जो मार्केट्स के बड़े बड़े ताजर हैं इनके साथ एक मीटिंग होगी, इनके साथ सेशन होगा और सेशन से उनको इत्तेफाक राय के साथ एक फैसला मुझे ये टाइम जो है ना सूटेबल नहीं लग रहा। एक तो ईद है, आपकी मवेशी मंडियां भी लगनी है, इसी पे मवेशी मंडियां लगती है, इसी पे मार्केट ना मैं उस तरफ भी आ रही हूँ। आपकी जगह जगह आपको पता बाजारों में लोग, आप पहले दफा 144 नाफिज है, लेकिन जगह जगह पे लोग जो है वो 12 मंडियां लगनी है आपके पूरे लाहौर शहर में। 12 मंडी थोड़ी है, बहुत ज्यादा 12 मंडियों के अलावा आपको सड़कों पर कहीं सड़कों पर नजर आएंगे, लेकिन आपको इंतजामिया मुतहर्रिक भी नजर आएगी, इंतजामिया कार्रवाई करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम फिर इनके खिलाफ खबर चलाएंगे। आप कह रहे हैं इसी पे लोग शॉपिंग नहीं करते, तो अब ये तो आप ना कि आप शॉपिंग शायद महंगाई की वजह से लोग कम करें, लेकिन करते हैं जी। मैं खुद करती, मैं क्यों मैं नहीं करती। लेकिन बड़ी ईद पे तो शॉपिंग वो होती है, मंडी में होती है जाके नहीं, अब आप ये ना कि आपको भी करवानी पड़ेगी शॉपिंग। हम नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। और अभी हमारे पास जी अगली खबर क्या है जी? अगली खबर हमारे पास है 2050 तक का ट्रैफिक प्लान बनेगा। मेट्रो बस को मुरीद के तक तौसी देने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। ट्रैफिक प्लान बनाने की अशद ज़रूरत है। हमने बड़े बड़े रोड्स देख लिए, बना लिए, कुशादगी कर ली, यू टर्न्स बना लिए, आपने अंडरपासेस बना लिए। ट्रैफिक का मसला शहर में जूं का तूं है। आपकी एक रोड पे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए ट्रैफिक रुकती है और आपके लिंक रोड 3-4 जो है वहाँ पर तबाही हो जाती है ट्रैफिक की। पीक आवर्स जब आपके ऑफिस की छुट्टी होती है, आप कहीं जा नहीं सकते। गिनी चुनी शाहराएँ हैं, जेल रोड है, मॉल रोड है, केनाल रोड है, फिरोजपुर रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक का लोड इस कदर ज़्यादा होता है कि आप जा नहीं सकते। सो अली रामे की ये खबर है। अली क्या कहेंगे? देखिए ना, ये जो मसला काफ़ी देर से है और इस पर काबू पाना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। चैलेंज इस तरह से है कि आपका रोड स्ट्रक्चर प्लान जो है, जैसे आपने बात की, अंडर पासेस हमने बना दिए, हमने यू टर्न्स बना दिए, सिग्नल फ्री कर दिया हमने कॉरिडोर्स, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक का मसला हल नहीं है। तो उसमें ट्रैफिक का मसला ये भी है कि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और हर बंदे ने घर में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं और उसकी तरफ ये अब पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। हाँ। अब ये गवर्नमेंट को एक असेसमेंट रिपोर्ट अपनी पेश की गई थी, तो ख्वाजा अहमद हसन इस मीटिंग को कल चेयर कर रहे थे। तो उसमें रिपोर्ट में ये वाज़ेह तौर पर कुछ प्लान लिखे हुए थे कि एक कंसल्टेंट यहाँ पर हायर करके उनसे पूछा गया कि लाहौर के अंदर हम ट्रैफिक को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट के साथ इंटरसिटी किस तरह से हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अटैच कर सकते हैं उसमें। तो दूसरा उसमें यह था कि रोड स्ट्रक्चर के ऊपर उसका ऑडिट, उसकी रोड सेफ्टी, ये प्लान भी होना चाहिए। अब इस कंसल्टेंट की रिपोर्ट को तो हुकूमत की टीम ने रद्द कर दिया। उसने कहा ये कोई प्लान नहीं है, इसमें हम तो नहीं इस पर मुत्तफिक, क्योंकि इस प्लान के अंदर
आइंदा आने वाले सालों में जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, आपको याद होगा हमने एक ख़बर दी थी कि महकमे ट्रांसपोर्ट की एक ब्रीफिंग थी गवर्नमेंट को कि अगर हमने आइंदा आने वाले सालों तक रोड स्ट्रक्चर पर तवज्जो ना दी और ट्रैफिक को कंट्रोल ना किया तो हमारी स्पीड सड़कों के ऊपर सिर्फ 25 की रह जाएगी। ऐसे ही, ठीक है, इतनी सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे। अब इस पर कुछ जो चीज़ें मैं पॉइंट आउट करता हूँ, इसमें एक कहा गया कि जी जो मेट्रो बस है उसकी एक्सटेंशन मुरीद के तक कर दी जाए, ऑरेंज ट्रेन की एक्सटेंशन कर दी जाए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दायरा कर वसी हो जाए, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी नहीं है। उसकी फिजिबिलिटी पर उन्होंने एतराज़ किया कि इसकी जब फिजिबिलिटी नहीं है तो हम कैसे इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन कर दें। जब हमने प्रोजेक्ट की एक गजुमता से लेकर शादरा तक हमने प्लान अप्रूव किया तो उसको आगे कैसे बढ़ा दें? ऐसे तो नहीं होता। आगे उसको बढ़ाना है तो उसको लिंक करें किसी और ट्रांसपोर्ट के साथ। आपने सही कहा। और ऑरेंज ट्रेन का जो कॉरिडोर है उसको भी हमने एक प्रोजेक्ट के तहत PC1 के तहत जो उसकी अप्रूवल उसके तहत हमने बनाया तो उसको उसी तरह बनना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो मेट्रो बस है या मेट्रो ट्रेन है ये मेट्रोपॉलिटन अदारों के अंदर बनाए गए हैं। इनको स्पेसिफिकली इनका डिजाइन दुनिया भर में देखें, यूरोप अमेरिका में देखें, जो मेट्रोपॉलिटन बसें होती हैं या ट्रांसपोर्ट होती है या मेट्रोपॉलिटन, वो मेट्रोपॉलिटन के अंदर ही चलते हैं। ब्रीद के तो जिला शेखुपुरा में शामिल है, वो पंजाब में लाहौर में कैसे शामिल हो सकता है? उसको कैसे शामिल किया जा सकता है? या फिर ब्रीद को आप लाहौर शहर में शामिल कर लें और उसको मेट्रोपॉलिटन लाहौर का हिस्सा दे दें, फिर हो सकता है। नहीं, वो पॉसिबल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह नहीं होता। जो मेट्रोपॉलिटन लाहौर को आपने मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर किया हुआ है और मेट्रोपॉलिटन ट्रैफिक को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने का एक तरीका है, सिंपली तरीके पर आप लेन और लाइन ये दो चीजों को आप फॉलो कर रहे तो आपकी 50% से ज्यादा ट्रैफिक वैसे खुद कंट्रोल हो जाएगी। हम ये करते हैं कि एक जगह ट्रैफिक बंद हो जाती है तो दूसरी तरफ से वन वे की खिलाफवर्जी करके आना शुरू कर देते हैं। हम अजीब तरह की कौम है कि वो खिलाफवर्जी करके अगर वो आगे से जो आने वाली ट्रैफिक है उसको हम रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वो ये होता है कि आने वाली जो ट्रैफिक है उसके आगे ब्लॉक लग जाता है, इधर से जाने वाली ट्रैफिक वो भी ब्लॉक लग जाता है और ट्रैफिक जो है बंद हो जाती है। हम इस वक्त जब ट्रैफिक बंद हो तो मैं जाती तौर पर ये ऑब्जर्व किया कि हमें फौरी तौर पर लेन मैं अब देखें, अगर आप बात करते हैं कि हम बरतानिया की बात करते हैं, अब अमेरिका की बात करते हैं, मैं न्यूयॉर्क में गया, उसकी सड़कें तो लाहौर से भी छोटी हैं। छोटी है इसमें कोई, तो फिर वहां पर ट्रैफिक क्यों नहीं बंद होती? वहां पर लोग जो है वो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं, वो लेन और लैंड को फॉलो करते हैं, वो लाइन में लग जाते हैं, वो इस तरह नहीं करते कि लैंड की खिलाफवर्जी कर दी, वन वे की खिलाफवर्जी कर दी। हमारे यहाँ तो आप देखें वन वे की खिलाफवर्जी इस तरह की जा रही होती है, आप स्पीड में जा रहे हैं, सामने से कोई एकदम से कोई आ देगा, आप परेशान हो जाएंगे। फिर यहाँ पर कोई हमारे यहाँ कोई यूज़ ही नहीं करता, जो ब्रिजेस बना दिए गए हैं, लोग रोड वैसे ही क्रॉस कर rहे हैं, मतलब कोई हालात ही नहीं है। बाइकर्स से तो मैं इतना तंग हूँ अली, आप यकीन माने। ट्रैफिक एजुकेशन जो है ना वो होनी चाहिए कि हर बंदे को पता हो कि मैंने रोड पे चलना है तो मुझे किस तरह से चलना है। गाड़ी वाले को पता होना चाहिए कि एक पैदल चलने वाले और मोटरसाइकिल वाले के राइट्स क्या हैं, और बाइक वाले को पता होना चाहिए कि गाड़ी वाले के राइट्स क्या है और पैदल चलने वाले के राइट्स क्या है। हमारे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसे रोड हैं जिनके साथ फुटपाथ ही नहीं है, हमारे बेशतर ऐसे रोड है। अली जहाँ फुटपाथ है वहाँ लोगों में इतना शऊर नहीं कि इसका इस्तेमाल भी करना है। बनाए तो सही, जहाँ पे है, जहाँ पे लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पे आप लोगों ने बनाया ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, हम खबर पे आते हैं कि ये 2050 तक का प्लान है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो है उसको हायर करके या कोई कंपनी हायर करके 2050 तक का प्लान होगा। उसमें ख़ास तौर पर लाहौर के रोड स्ट्रक्चर की बेहतरी भी होगी कि हम रोड्स को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, रोड सेफ्टी भी होगी। खूबसूरत बातें मुझे हमेशा कागजों तक ही लगती है अली, इन पे इम्प्लीमेंट भी होगा जो आप बता रहे हैं। देखिए, स्टडीज तो होती है ना, स्टडीज होती हैं, आपके पास रिपोर्ट आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंट करना जो है वो गवर्नमेंट का काम है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए पैसा। सबसे बड़ा इशू वो होता है। आपके पास प्लान सारे आ जाएंगे, आपको हर कोई प्लान बना के दे देगा, फिर आपको पैसा जो है वो आपकी ज़रूरत है। फिर पैसे को आपने इस तरह से देखना है कि सबसे पहले किस पॉइंट पर हम फोकस करें। अगर सबसे पहले ये फोकस करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, तो फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर लग जाएंगे 2 साल, लेकिन रोड स्ट्रक्चर आपका पीछे चला जाएगा। ये है यकमुश वाला प्लान कि आप रोड स्ट्रक्चर भी बेहतर करें, आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी बेहतर करें। दोनों को बेहतर करेंगे तो फिर आपके जो रोड सेक्टर है वहाँ पर अब गाड़ी की जो एक रफ्तार है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये करेंगे पहले आप रोड स्ट्रक्चर बेहतर कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाद में करें, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि आपने पहले 6 अरब रुपए की लागत से आपने लाहौर में या पूरे पंजाब में बसें खरीदनी है, वो आपके लिए ख़रीदना मुश्किल हुई पड़ी हैं।
तो ये वो मीटिंग थी जिसमें उन्होंने लाहौर के अंदर एक ट्रैम प्रोजेक्ट था, कैनाल के ऊपर हमने ट्रैम चलानी है। ट्रैम को भी उन्होंने कहा कि इसकी पहले फिजिबिलिटी अच्छा, ट्रैम को लेकर तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि जो ज़रूरत नहीं है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप रोड स्ट्रक्चर को पहले बेहतर करें, वैसे 60 बिलियन का बजट आप वहाँ पे खर्च कर दो। सही कह रहे हैं बिल्कुल। आप वो 60 अरब किसी रोड लेकिन एक वो जो मंजर आता है ना कि नहर किनारे आपको ट्रैम चलती नजर आएगी, बड़ा खूबसूरत। जब इकोनॉमिकली हम मजबूत हो जाए की जरूरत है। अभी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तवज्जो दें, आप रोड पर तवज्जो दें। अली रामे को अगर घर से निकलना पड़े तो वो गाड़ी पे ना निकले, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कहा आपने। लंदन में हम काम करते थे ना, लंदन में हम ऑफिस से निकलते थे, हम उनकी बस सर्विस यूज़ करते थे। बस सर्विस के बाद उनकी जो मेट्रो, उनकी यूट्यूब स्टेशन है वो इस्तेमाल करते थे, और ट्रेन के जरिए हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते थे। बिल्कुल सही। और थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता था लेकिन कोई मसला नहीं है। आप उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोकर साहब इतनी बेहतर है, मोबाइल से आपको पता चलेगा कि जनाब फलां ट्रेन कब आ रही है, फलां बस कब आ रही है, वो आपको यहाँ से पिक करेगी, यहाँ आपको ड्रॉप कर देगी। इस तरह का आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्लान होना चाहिए। और अगर आप ये उम्मीद रखें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपको आमदन आए तो ये गलत बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी आपको आमदन नहीं देती। यहाँ पर हर चीज़ से तो हम पैसे इकट्ठे करने की सोच लेते हैं और फिर उसके नताइज क्या होते हैं वो तो पता है। अली, हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले हमने जानी है जी मौसम की सूरत हाल। आज बाहर मौसम कैसा है? कल हमने देखा शहर का मौसम बहुत ज़बरदस्त था, वक्फे वक्फे से बारिश भी हुई, और आज के मौसम की सूरत हाल क्या होगी जान लेते हैं टुडेज़ वेदर में। मायदा के पास चलेंगे। जी मायदा, बताइए सबसे मौसम, हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत खुशगवार है, अच्छा मौसम है, लेकिन धूप भी साथ साथ हम देख रहे हैं। सो कैसा रहेगा वीकेंड, प्रेडिक्शन क्या है आज के मौसम की? ना शहर लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो गुज़श्ता रात जो है वो बारिशें होने के बायस आज मौसम में जो है वो काफ़ी बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। आज भी महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की प्रेडिक्शन थी, लेकिन अभी बारिशें हुई तो नहीं है। लेकिन सुबह से जैसे ही सूरज जो है वो अपनी किरणें दिखाने लगता है, अपना जलवा दिखाने लगता है, तो सूरज जो है वो आके उसको छुपा देते हैं। सूरज और बादलों में जो है आँख मिचोली का सिलसिला सुबह से जारी है। उसी के साथ जो आज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है 26 महकमे मौसमियात की जानिब से टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन मौसम में आज कतरे बेहतरी है, बारिशें तो नहीं हो रही हैं, लेकिन मौसम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कतरे बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। टेम्परेचर भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है, और जहाँ पर गर्मी और हबस का जोर टूटा है जिसके बायस मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार हो गया। ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं इस टाइम जो 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, जिसके बायस इसी तरह से मौसम आज सारा दिन खुशगवार रहेगा। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि आज भी बारिश के अमकानात ज़ाहिर किए गए हैं और 70 से 80% तक बारिशें होंगी, लेकिन 12 बजे के औकात के बाद। और दूसरी बात ये कि आज क्योंकि वीकेंड है तो हमारे शहरी इस मौसम को जो है वो खूब अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। जब घरों से वो जाएँ तो मज़े के पकवान के साथ और बाहर आउटिंग करके जो है वो इस मौसम को, इन हवाओं को, और अगर बारिश हो जाती है तो उस रिमझिम को भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। जी मायदा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी और मौसम की सूरत हाल बताई। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हम बड़े बड़े दावे करते हैं और लेकिन वो दावे और ऐलानात तक महदूद होकर बातें रह जाती हैं। हर गवर्नमेंट में इन चीज़ों की बात की जाती है कि जी सस्ता आटा, सस्ती चीनी फराहम की जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐलानात, सिर्फ और सिर्फ बयानात, हकीकत हमेशा उसके बरक्स रहती है। खोखर साहब, क्या कहेंगे आप? आटा बुनियादी ज़रूरत है, हम बार बार कहते हैं कि ये तो हर किसी ने रोटी तो खानी ही खानी है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस वाले से बड़े अफसोस की बात है कि यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता जो घी है वो भी गैब हो गया, ऑयल गैब हो गया। हालांकि इस वक्त जब महंगाई बहुत ज़्यादा आई है तो लोगों ने यूटिलिटी स्टोर का रुख किया। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती क्यों सस्ता कहते हैं यूटिलिटी स्टोर पर। अली, कितना डिफरेंस होता है? 5-10 रुपए का, 5-10 रुपए का फर्क होता है, लेकिन वो सब्सिडाइज चीज़ होती है ना, और लोगों ने रुख किया और वहाँ पर जो है शार्ट हो गया। और आटा जो, जैसा कि आपने फरमाया, आटा महंगा हो गया। आटा एक बुनियादी ज़रूरत है, जिस तरह पानी लोगों को बुनियादी ज़रूरत है, मेडिसन हेल्थ फैसिलिटी बुनियादी ज़रूरत है, एजुकेशन लोगों की बुनियादी ज़रूरत है। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जो अस्पतालों में जो हेल्थ है वो तमाम फ्री करी जाए, और जो भी अस्पताल में इलाज कराने आता है उसका तमाम इलाज मुआवजा, तमाम मेडिसिन का खर्चा जो है गवर्नमेंट बर्दाश्त करे। आप सुबह सुबह इतने अच्छे मुतालबे कर रहे हैं, ये सब कुछ हो जाए तो जन्नत यहाँ पे ना लोगों को मिले। तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, चलो प्राइवेट इदारे जो है वो गवर्नमेंट की पहुंच से बाहर है, प्राइवेट इदारों को ना छेड़े, लेकिन जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो फीसें हैं या चार्जेज हैं
वो फ्री किए जाए और सेमेस्टर की फीस माफ की जाए और एमफिल की फीस माफ की जाए, पीएचडी की माफ की जाए। मैं ना आपकी इन सारी बातों को सिर्फ कहूंगी ये मासूम ख्वाहिशें हैं जी बिल्कुल। और इस तरह देखें आटा जो है, आटा जो बुनियादी जरूरत है कि एक रोटी बेचारा मजदूर लेता जाकर वो अचार से रोटी खाता है या प्याज से रोटी खाता है या जाकर किसी चीज से वो रोटी चबाकर खाता है और पकौड़े से रोटी खाता है कि सालन के लिए उसके पास पैसे नहीं है कि वो सब्जियां ले सके। सब्जियां इतनी महंगी है कि आप एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे हम और 500 रुपए की सब्जी रोजाना हमारे घर आती है और देखिए इतना ज्यादा सब्जी का खर्चा है तो वो इतना एक आम बंदा कहाँ अफोर्ड कर सकता है। तो हुकूमत को चाहिए कि आटा जो है वो कम से कम सस्ता दे और इस पर सब्सिडी दी आटे पर। और खास तौर पर जो नून लीग की गवर्नमेंट है इन्होंने तो वादा किया था कि हम आएंगे और महंगाई पर कंट्रोल किएंगे और मरियम नवाज ने तो महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था। आप कहाँ गए मरियम नवाज? अब क्यों नहीं लॉन्ग मार्च करती महंगाई के खिलाफ? आप पेट्रोल देखे कितना महंगा हो गया, आप डीजल देखे कितना महंगा हो गया, आटा घी चीनी दालें, कौन सी चीज का मैं जिक्र करूं? ये अखबार बड़े पड़े हमारे और हमारे चैनल का ये इशू है कि महंगाई बहुत ज्यादा ये फरियाद है ना, ये मैंने जरूर मरियम नवाज शरीफ साहबा को टैग करनी है और मैंने कहना कि ये और देखिए आप मरियम नवाज लॉन्ग मार्च क्यों नहीं करती? इतनी महंगाई हो गई है और जब से नून लीग की गवर्नमेंट आई है 3 गुना महंगाई में इजाफा हो गया और हर चीज महंगी हो गया और हुकूमत को समझ नहीं आती कि हुकूमत करे क्या। हुकूमत चलाई नहीं जा रही है, हुकूमत कंट्रोल नहीं। हालांकि शहबाज शरीफ साहब का इंतजामी उमूर का वसी तजर्बा है, वो वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, वो चैम्बर के लाहौर के सदर भी रहे हैं, उनको वसी तजर्बा है हर चीज का। और इस वक्त जितने इन्होंने मिनिस्टर लगाए हुए हैं, हमजा को तजर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन का सब, लेकिन इसके बावजूद जो है हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। और एक तजुर्बात किधर चले जाएंगे, जेब से कौन पैसे लगाता है? कंट्रोल कैसे हो ये बता दें। जी महंगाई कंट्रोल करने का ये तरीका है कि गवर्नमेंट को हर चीज पर एक चेक एंड बैलेंस लगाना चाहिए, हर चीज की एक कीमत मुकर्रर करनी चाहिए और उस कीमत पर जो अवेलेबिलिटी है आवाम के लिए वो इंश्योर की जाए। अगर प्राइवेट तलीमी इदारे फीसों के नाम पर लूट रहे हैं तो इनकी कैटेगरी इनकी बनाई जाए ABC और उनकी फीस गवर्नमेंट मुकर्रर करे और उससे ज्यादा अगर कोई फीस लेता है तो स्कूल बंद कर दिए जाए हमें और गवर्नमेंट के स्कूल जो उनको फंक्शन किया जाए। प्राइवेट स्कूल तो इस तरह आटा जो है आटे पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे, गंदम पर सब्सिडी दे, क्यों गवर्नमेंट सब्सिडी देती? और इसके बाद बाकी जो चीजें हैं मसलन घी है चीनी है दालें हैं उनकी गवर्नमेंट एक कीमत मुकर्रर करे और उनकी कीमत जो है वो मार्केट की जो बाजारें हैं दुकानें हैं बाजार है वहां पर उनको कीमत वो मुकर्रर कीमत पर फरोख्त सेल करे। कहाँ गए हमारे मजिस्ट्रेट, कहाँ गए हमारी इंतजामिया, कहाँ गए ये महंगाई जो कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट अगर पेट्रोल है, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा होता है तो गवर्नमेंट रशिया से सस्ता पेट्रोल मिलती है तो ले ले, जहां से सस्ता। हमें काले चोर से सस्ता तेल मिलना चाहिए, हमें काले चोर से तेल लेना चाहिए, हमें इसमें कोई अर्ज नहीं होना चाहिए कि वो रशिया है या अमेरिका है या किसी की हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। जब सस्ता तेल मिलता है, अगर इंडिया रशिया से सस्ता तेल लेकर अपनी कौम को दे सकता है तो हम क्यों नहीं सस्ता तेल लेकर अपनी कौम को दे सकते? ये करना चाहिए गवर्नमेंट को। फिर दूसरा ये कि ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा महंगी हैं वो गैर मुल्क से हुकूमत को इम्पोर्ट करनी चाहिए सस्ते दामों और इम्पोर्ट करके आवाम को रिलीफ देना चाहिए। फिर ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा महंगी हैं उनके लिए सार्फिन जो है उनकी सोसाइटी बनाइए, हम बाइकाट कर दें। मतलब अगर भिंडी बहुत ज्यादा महंगी है तो हम भिंडी ना खाएं, हम भिंडी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा महंगी है हम उनको बाइकाट कर दिया। गोश्त अगर बहुत ज्यादा महंगा है, चिकन बहुत ज्यादा महंगा है तो आवाम को चाहिए कि चिकन खाना बंद कर दे। हुकूमत इसके लिए कंपेन करे कि कोई चिकन ना ले और देखें इनकी तबीयत कैसे साफ होती है। लेकिन ऐसी चीजें जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है जैसे आटा है, घी है, तेल है, पेट्रोल है, उन चीजों को गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करे। ये तरीका है महंगाई को कंट्रोल करने का। जी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आटे के अब कोकर साहब ने बात की कि आटा सस्ता ही, आटे के ऊपर आप 200 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं कोकर साहब और ये सब्सिडी देकर ये हाल है अली, 200 अरब रुपए की सब्सिडी आप लोग दे रहे हैं और उसके बाद देने के बाद ये हालात ये हैं कि अब आटा मुख्तलिफ लाहौर के अंदर जो एक रिपोर्ट बनाई ना अर्बन यूनिट ने, उसने बताया कि लाहौर के अंदर बेशतर ऐसे इलाके जहाँ पर जो हुकूमत की अवामी सहूलत पैकेज के नाम से स्कीम है उसके तहत आटा नहीं मिल रहा लोगों को, और ये लाहौर के अंदर हालात है। खोकर साहब की बात ठीक है, आपको इंतज़ामी तौर पर इतना मजबूत होना पड़ेगा कि आप इनको कंट्रोल कर सकें। अब मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट रोज़ाना की आती हैं, मेरे ख्याल PTI के लोगों ने उतनी गिरफ्तारियाँ नहीं की जितनी नून लीग ने आके गिरफ्तारियाँ कर दी हैं। 5000 से लायक लोग जो हैं वो ज़्यादा गिरफ्त के वो जो अज खुद अपनी महंगाई कर देते हैं, चीज़ों को महंगा कर देते हैं। वो सरकार अपने रेट नर्ख जो है वो मुकर्रर करती है, लेकिन उस पर अमल दरामद करवाना हमारा भी गवर्नमेंट का काम तो है, हमारा भी काम है कि हम लोग खुद भी अगर चीज़ सरकार ने मुकर्रर कर दी हम इस रेट पर क्यों नहीं फ़रोख्त कर रहे, हम एक्स्ट्रा क्यों उस पर पैसे लोगों से ले रहे हैं। तो ये जो खुद से अपनी महंगाई करके चीज़ें महंगी करके बेचना
इनको भी ज़रा सोचना चाहिए कि अखलाकियात जो है इंतजामिया रखेगी ना, आपके इंतजामिया रोज जाती है, मान लिया इंतजामिया रोज जाती है, हर जगह पे दुकान पे जाके चेक करती है, ठीक है, उसको फाइन कर दिया, अगले दिन वो बंदा फिर वही काम शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे हमें खुद से भी सोचना चाहिए कि यार हमने एक कौम होकर चलना है। अगर आज मेरी सरकार ने ये चीज़ इतने में मुकर्रर की, अगर मुझे 2-3 रुपए फ़ायदा मिल रहा है तो मैं 2-3 रुपए में इसको फ़रोख्त कर दूँ, नहीं मैं उसे 10-15-20 रुपए मजीद महंगा करके बेचूंगा। ये जो खोखर साहब ने आज इतनी फरियाद, बल्कि एक पूरी दास्तान सुना दी है, सिर्फ इनके दिल की कहानी नहीं है, हर शख्स की, हर शख्स का यही मसला है। और हर शख्स इससे भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, इससे भी ज़्यादा परेशान हो रहा है। जब आपकी जेब पे बोझ पड़ता है तो फिर मैं यकीन माने सोच रही थी खोखर साहब परेशान एकदम से इतने ज़्यादा कैसे एग्रेसिव हो गए हैं। तो जिन्होंने घर चलाना है, जिन्होंने बच्चों के स्कूलों की फीसें देनी है, जिन्होंने बिल देने हैं, जिन्होंने अखराजात सारे उठाने, फिर उन सब लोगों के यही हालात है। आप महंगा नाश्ता नहीं अफोर्ड कर सकते, मौसम अच्छा है, हम कहते हैं जी बाहर से नाश्ता कर ले, कौन महंगा नाश्ता अफोर्ड कर सकता है? नहीं, लोग बाहर के नाश्ते खा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने घर रोटी बना के नाश्ता करना है उनके लिए आटा भी महंगा कर दिया गया। कहाँ जाएं लोग? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुश आमदीद आपको एक दफ़ा फिर से कहेंगे। हमारे पास आज की तमाम जो खबरें थी वो कुछ महंगाई से घूम फिर के रिलेटेड थी। अब क्योंकि हमारे पास ऑन एयर टाइम 1 मिनट रह गया, एक तजवीज़ चाहिए महंगाई कंट्रोल करने की। कैसर खोखर साहब से एक तजवीज़ चाहिए अली से। सो खोखर साहब वक्त हमें जल्दी से जी बिल्कुल, और गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों के जो रेट मुकर्रर किए गए हैं उन पर सेल जो है उनकी यकीनी बनाए और प्राइस मैजिस्ट्रेट और उनको एक्टिव करे। जिस चीज़ पर जो कीमत मुकर्रर है वो सेल उसकी फ़रोख्त हो। अगर रोटी की कीमत 3 रुपये मुकर्रर है तो 3 रुपये पर फ़रोख्त हो, अगर 10 रुपये मुकर्रर है तो 10 रुपये पर फ़रोख्त हो। ओवर चार्जिंग और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कंट्रोल करेगा। सही अली खोखर साहब की बिल्कुल बात ठीक है कि आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग करके आप जो मजिस्ट्रेट हैं, जो आपके ऑफिसर हैं, उनका KPI सिस्टम के साथ उनकी परफॉर्मेंस अटैच करें। अगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है तो वहाँ पर उनको भेजें, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो उनको हटा के कोई नया अफसर, कोई नया मजिस्ट्रेट तैनात करें जो कि आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी में मदद फराहम कर सके। खोखर साहब ने बात कर दी, आप इंतजामिया को मुतहर्रिक करें। मैं कहता हूँ आप इंतजामिया की रियल टाइम मॉनिटरिंग करें कि वो वहाँ पर जाते भी हैं या नहीं, और उनकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है उसकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखें। अगर परफॉर्मेंस उनकी बेहतर है तो उसके बदले में उनको रिलीफ दें, अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं तो किसी नए ऑफिसर को लेकर आएँ और वो मार्केट में जाए और चेक करे, वो बावर कराए कि लोगों को अशिया की फराहमी सूरत में मिल रही है बेहतर कि नहीं। बिल्कुल, तो यही हल है कि आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें। थैंक यू सो मच खोखर साहब, बहुत शुक्रिया अली, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक, हेडलाइंस के बाद आते हैं। अच्छा जी, अब प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं सादा तर्ज ज़िंदगी असल में है क्या। सादा तर्ज ज़िंदगी गुजारने वालों को लोग क्या पसंद नहीं करते हैं। आप किसी महफिल में चले जाएं, जो बहुत सादा बंदा होगा वो आपको एक साइड पे बैठा हुआ नज़र आएगा, लेकिन मैंने बहुत सारे सादे लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्हें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, लेकिन उनका तर्ज ज़िंदगी, उनका उठना बैठना, उनका पहनावा हमेशा की तरह सादा रहा है, नहीं कोई तब्दीली आई। सादगी आपके अंदर आजिज़ी लेकर आती है, इंकसारी लेकर आती है। अल्लाह ताला ने आपको जितनी मर्जी दौलत से नवाजा है, तर्ज ज़िंदगी आपका सादा है अगर, तो क्या ही बात है। लेकिन आज बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज आपके पास उतना कुछ है नहीं जितना आपने पहन छोड़ा है अपने आप पर, जितना आपने दुनिया को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, क्योंकि लोगों को ये लगता है अगर वो सादा तर्ज ज़िंदगी गुजारेंगे तो कोई उन्हें पसंद नहीं करेगा, लोग उनको साइड पे बिठा देंगे। और फिर ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसने तो तबाही मचा दी है। इसने तो मतलब लोग समझते हैं सादा ज़िंदगी गुजारने वाला तो बस एम ही है, इसको तो देखना ही नहीं, इसको तो ऐसे गुजर जाएं बस। लोगों ने अपने इतने शहाना लाइफस्टाइल दिखा दिए हैं कि असल में ऐसे हैं भी नहीं जो लोगों ने दिखा दिए हैं। क्यों हम सादगी को अपनाना नहीं चाहते हैं? क्यों हम समझते हैं कि सादा ज़िंदगी अगर हम गुजारेंगे तो हमें किसी महफिल में लोग मुँह नहीं लगाएंगे? एक्चुअली ऐसा होता भी है। क्यों ये रवैये हैं? सादगी क्या आपकी पर्सनैलिटी है? सादगी क्या आपकी सोच में है? तो असल में ये है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इसको बयान किस तरह से करना है, क्योंकि मैंने वाकई ऐसे लोग देखे हैं, सादा लोग हों बिल्कुल साइड पे बिठा दिया जाता है, लेकिन फिर ऐसे लोग भी आपके सामने मिसाल हैं जिनके पास बेतहाशा अल्लाह ताला की नेमतें हैं, लेकिन उनका तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल सादा है। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। वो इस तमाम तर मामले पर बाखूबी रोशनी भी डालेंगे और बताएंगे कि सादा तर्ज ज़िंदगी के
फायदे क्या क्या हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है ना, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहना चाहेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही कि मैं क्या कहूँ। अच्छा देखिए, इस वक्त मुल्क जिस मुश्किल से गुजर रहा है, जिस तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तेज़ी के साथ पेट्रोल की कीमतें, डॉलर ऊपर जा रहा है, और कहा जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कहा जाता है और बड़े बावसूख ज़राए के मुताबिक ये बढ़ जाएगा, ये क्राइसिस और बढ़ जाएगा। हमारे पास चीजें नजर आ रही है ना, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पेट्रोल की कमी होती चली जा रही है, ये चैलेंज बढ़ जाना है मजीद। अच्छा, अब देखें कि जो सादगी है वो इंतखाब है, वो ना किसी का मिजाज है, ना वो फितरत है, ना वो आदत है, एक इंतखाब है। और इंतखाब का मतलब ये है कि आप चाहें तो उससे बहुत बेहतर ऊपर जा सकते हैं, आप चाहें तो बड़ी कंजूसी भी कर सकते हैं, लेकिन आप दरमियान का रास्ता लेते हैं। और वो दरमियान का रास्ता, जिसे म्याना रवी कहा गया, आप इंतखाब करते हैं कि ये जो रास्ता है ये मैंने खुद चूज़ किया। क्यों चूज़ किया है? मेरे इंतखाब की वजह से मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। हम ये जो सब दिखावा शो ऑफ पे लाइफ गुजार रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देखें ना, लोगों टोटली शो ऑफ है। मैं आपको बताऊं, हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हमारी बेसिक ज़रूरतें क्या हैं। सुनने वाला कोई भी इस वक्त कहीं बैठा है, वो ये सोचे कि मेरी बेसिक ज़रूरतें क्या हैं। वो जो बेसिक ज़रूरतें हैं अगर वो आपकी पूरी हो रही हैं तो उसके अलावा जो कुछ है वो नीड नहीं है, वो ग्रीड है। वो ग्रीड है, सेविंग है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, वो आप साइड पे रख रहे हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा रख रहे हैं, आप सोच रहे हैं। अब हुआ क्या है, इस सारी महंगाई से जो कुछ हमारी उम्मीदें बंधी हुई थी ना कि शायद ऐसे करके होंगे हम, वैसे नहीं रही। हमें ग्राउंड रियलिटी पे आना है। पूरा मुल्क भी कर्जों के साथ चल रहा था, आप बेशुमार तरह के आपके लग्जरी आइटम्स थे, आपकी तरह तरह की चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी, आप कई तरह के अंदाज़े फ़िक्र और अंदाज़े को रहन सहन जो तरीक़ाकार था वो ऐसी चीज़ें थी जो हकीकत में नहीं थी, वो सारी फर्जी थी। वो एक बबल आपने क्रिएट किया हुआ था, वो फट गया और अब आपको पता लगा कि हम वहाँ पर नहीं है, हमें उससे अपनी असल औकात पे आना है, उस पर जीना है। मेरा ये ख्याल है कि जितना तेज़ी के साथ कोई अडाप्टेबिलिटी की तरफ जाता है, ये अडाप्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। वो किसी टाइम पे डार्विन की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो फिट है, जो स्मार्ट है, वो सर्वाइव करेगा। मैं कहता हूँ इस वक्त वो सर्वाइव करेगा जो इस चेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार है, कि वो मान जाए कि अब ये हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ तो गैदरिंग्स ऐसी हैं कि जब तक कहीं पर आप जा रहे हैं आप सबसे डिफरेंट नहीं लगेंगे, आपने नया जोड़ा नहीं पहना होगा, लोग कहेंगे अच्छा ये दोबारा यही कपड़े पहन के आ गए। ये चीज़ें हमारे माइंड सेट में हैं, ये निकालनी पड़ेंगी ना जी। आप देखिए, आप हम में से बड़े ऐसे होंगे, इंक्लूडिंग मी, कल की बात है आप कि वार्डरोब में 2 ही जोड़े होते थे, ज़िंदगी बड़ी आसान थी। आपके पास कोई बड़ी अच्छी गाड़ी नहीं थी, ज़िंदगी तब भी बड़ी आसान थी। आपका दाल दलिया चल रहा था, ज़िंदगी बड़ी आसान थी। आपकी ज़िंदगी से जो उम्मीदें थी, जो खदशात थे, जो ख्वाब थे, वो बड़े छोटे छोटे से थे। अल्लाह का करम हुआ कि चलते चलते आप आज के दिन तक पहुँच गए, ज़िंदगी गुजर गई, आगे भी गुजर जाएगी। ये जो अपनी नीड है ना, अपनी चादर को देख के पाँव फैलाना, ये बड़ा ज़रूरी है। कासिम अली शाह साहब ये बता दें, अगर आप सादा तर्ज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल सादा है, आपको तो किसी अच्छी महफिल में लोग अंदर नहीं जाने देते, और अगर आप चले भी जाते हैं कोई आपके पास आके नहीं बैठता, देखें क्या करें लोग? बदकिस्मती है फिर आपकी कि आपका दिखावा, आपका शो ऑफ उस महफिल में आपके होने को मुमकिन बना रहा है। ये बदकिस्मती है। अगर आपकी सेल्फ वर्थ है, आपके इंटेलेक्ट की वर्थ है, आपकी सोच की वर्थ है, आपकी शख्सियत की वर्थ है, आपकी किसी कंट्रीब्यूशन की वर्थ है, आपके किसी फ़िलॉसफी की वर्थ है, यानी आपका कोई नज़रिया है, लोगों को पता है असल में आप क्या हैं, तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। चीज़ें मैटर नहीं करती। शायद सादी शराजी के बारे में कहा जाता है कि आप किसी महफिल में गए, सादा सा लिबास पहना हुआ था, उन्होंने दाखिल नहीं होने दिया, आप वापस गए, ज़र्क बर्क बड़ा बेहतरीन लिबास पहना, उसी महफिल में वापस आए तो सब ने उनका इस्तकबाल किया, आने दिया। जब खाना खुला तो उन्होंने अपने कफ को वो शोरबे में डुबोया, तो सब ने देखा कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी इस महफिल में जो वक़्त है वो तो लिबास की है, तो मैं लिबास को रोटी खिला रहा हूँ, वो खा ले ये सारा कुछ, क्योंकि मेरी वक़्त तो लिबास से नहीं होनी चाहिए थी, मेरी वक़्त तो सादी शराजी की वजह से होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि हमें अपने इर्द गिर्द भी रियलिस्टिक लोग ढूंढने चाहिए जो हमारे रियल से लव करें, जो हमारे रियल की रिस्पेक्ट करें। इस बुक के 5000 फ्रेंड है ना, असल में फ्रेंड नहीं होते, ये आपके जानने वाले ही होते हैं और ये वाह 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 कर रहे होते हैं, इनसे आप जल्दी कभी मिलते भी नहीं हैं। हाँ जी। कासिम अली शाह साहब, माजरत के साथ यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी एक अपडेट है, बल्कि
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सादा तर्ज ज़िंदगी पर। ये सादा तर्ज ज़िंदगी हम अपने बच्चों को ही नहीं दे पा रहे हैं और बच्चे भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बच्चे ही वो सादा तर्ज ज़िंदगी कासिम अली शाह साहब नहीं चाहते हैं। आजकल जो चीज़ें हमें इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है, हर नए दिन आपको आपके बच्चों की एक नई डिमांड मिल रही होती है। क्या करें बेचारे? अच्छा देखें, सबसे पहले तो हम सबको ये समझना चाहिए कि हमने दुनिया को दिखा के, दुनिया को राजी करके नहीं जीना। आपकी खुशकिस्मती होती है कि आपके अंदर इत्मीनान हो। अपनी खुशी को अपने इत्मीनान को, उसका जो हैंडल और रिमोट कंट्रोल है दूसरों के हाथ में ना दें। हमें दूसरे की राय से या दूसरे की वाजी वाह कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी के पैकेज को खुद कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप खुद कितने मुतमईन हैं, आप खुद कितने सेटिस्फाई हैं, आप में इत्मीनान कितना है, ये मैटर करता है। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, देखें छोटी छोटी चीज़ों से खर्चे भी बचाए जा सकते हैं। ये जो मैं कहता हूँ थोड़ा सरफा है, ये करना चाहिए। कोई हर्ज नहीं है कि आपका मुल्क बदकिस्मती है कि सबसे ज़्यादा घी यहाँ इस्तेमाल होता है, ऑयल, आपका कुकिंग ऑयल भी बदकिस्मती है, अमंग द टॉप 10 है जी जहाँ पर। तो वो तड़ी की शक्ल में आप उसको रोड़ते हैं बाद में गटरों में, मेहरबानी करके ना इस्तेमाल करें, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप एक छोटे से बच्चे को उठा के स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, माँ क्यों नहीं पढ़ाती जी? आप बचाएं ना जी। इस वक्त तो फीस जो है वो इतनी ज़्यादा है, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा है, तो आप मेहरबानी करके बच्चे को खुद पढ़ा लें। आप खुद पढ़ा लें, आपकी बचत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, कोई एक एक्टिविटी मिलेगी। ये जो माँ भी पकड़ के सेलफोन बैठी रहती है, बच्चे को भी सेलफोन दे देती है, तो बेहतर है पढ़ा दे खुद वो। बेसिक एजुकेशन तो माँ को घर से ही देनी चाहिए और हमने सारी जिम्मेदारियां स्कूलों के गले डाल दी, ये बचत हो सकती है। अच्छा, फिर देखें हमारी सबसे बड़ी जो पावर है इस सोसाइटी में, वो सोशल फैब्रिक है। हम एक दूसरे का एहसास करते हैं, हम बड़े लोगों का एहसास उनके कहे बगैर भी करते हैं। हम पकाते हैं कुछ बचा के दूसरे को खिला भी देते हैं। हम ईद शबरात पे कईयों का एहसास करते हैं, कईयों का ख्याल करते हैं। मेरी एक जानने वाली फैमिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने पिछली ये जो ईद गुजरी है, छोटी ईद, उन्होंने बताया, कराची में बेस्ड है, उन्होंने बताया कि 150 जो गार्ड्स थे जो बैंकों के बाहर खड़े होते हैं, उन्होंने एक एक सूट और 5,000 रुपया उनको दिया। अब मैंने उनसे पूछा आपने क्यों दिया? ये मतलब बात, इसको फॉलो करना चाहिए इस तरह की बात को। उन्होंने कहा ये सबसे ज्यादा मजलूम तबका ये है, ये गार्ड और ये जो बैंकों के बाहर अंदर करोड़ों खरबों का हिसाब हो रहा होता है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। 99% बल्कि 100% ये कंपनियों के गार्ड्स हैं। कंपनी पैसे लेती है बैंक वालों से, उसमें से कुछ कटौती करती है और थोड़े से पैसे इनको दे देती है। मैं सुनने वालों से पूछूंगा, उस 25,000 रुपये में जब कटौती होती है और 18-20 हज़ार रुपया एक गार्ड को मिलता है, वो कैसे गुजारा करता होगा, जरा सोचें। फिर उससे हम करैक्टर की उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो थोड़े से पैसे लेके गुजारा करे, चोर तो आप उसको खुद बना रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने एक एक सूट, कि चलें ईद का सूट पहन लें, 5,000 रुपया। उन्होंने कहा जी हम जो चैरिटी जगह जगह करते हैं वहां पर करें, मांगने वाले को ना दें, जो सफेद पोश तबका है उसको दें। सोसाइटी की एक बड़ी पावर सोशल फैब्रिक है, एक दूसरे की मदद करना है। ये एक निज़ाम हमेशा रहना चाहिए, बहुत बड़ी ताकत। अपने घरों में देखें जी, बिजली महंगी हो रही है, अभी आप इतला दे रही थी। अगर आपकी कोई 4 बटन बंद करने से, आपके एसी को जरा कम इस्तेमाल करने से, एसी कभी नहीं भी था ना, यहाँ पे एक घर में 3-3 कमरों में अलग-अलग सारे जुल्म है ना, ये जुल्म है देखा जाए। फिर आप अपने मुल्क की बिजली को आप बचाएं ना जी। तो आप कल को याद करें, बड़े बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग हमें सुन रहे हैं, एसी था ही नहीं, सही कह रहे हैं ना, कहीं पर ये कूलर बड़ी बात थी, ये हवा वाला कूलर, पानी वाला कूलर लगा होता था, तो बड़ी बात थी। भी तो हमें अपने बचपन में याद है, सब लोगों का इकट्ठे सोने का ट्रेंड था ना, एक कमरे में सारे सोए होते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, एक चंगेर पे खा लेते थे। अच्छा, आप जरा बेसिक जरूरतों को देखें ना, इंसान को 1-1.5 रोटी एक टाइम पे चाहिए। कल की बात है, बड़ी अयाशी जो थी ना, वो घरों में चटनी, अचार, सिरका, ये बड़ी अयाशी थी। एक डिश, 1 डिश जो थी ना, माश की दाल, घरों में मैंने गांव में खुद देखा है, तंदूर की रोटी हमें घर से मिल जाती थी, घर में ही तंदूर लगा होता था, लेडीज उसको मैनेज कर रही होती थी। ताज़ा रोटी के साथ वो अचार चटनी भी बड़ी कमाल की चीज़ थी। आज बूफे लगे हुए हैं, जायके ख़त्म हो गए। आप असल प्रॉब्लम यशी हैं, और बीमारियां, ढेर बीमारियों का आ गया। अच्छा खाना अगर आप कहें कि आप खा रहे हैं, आप कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और उसके बाद आप बीमार हो रहे हैं। पहले सादा जिंदगी में सादा जिंदगी, आपकी सेहत भी थी। अच्छा, फिर बड़ी चीज़ें ऐसी थी जो कभी कायम थी। उशर था, लोग अपनी फसल में काट के उसमें से कुछ निकाल के अपने साथ जुड़े गरीब लोगों को देते थे, बरकत भी होती थी। देखिए अल्लाह का वादा है, वो कह रहा है मेरे रास्ते में दोगे तो बढ़ेगा। फिर मेरा ख्याल है कि ये शायद हदीस है या हज़रत अली का फरमान है कि वो लोग माल को बढ़ाना चाहते हैं, शायद सूद के ज़रिए किसी
कारोबार के जरिए। हालांकि माल सखावत से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है। आप सखी हैं, तकसीम कर रहे हैं, आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आजमा के देख लें, एनुअल आप बजटिंग निकाल के देख लें, आपने चैरिटी की, आपका माल बढ़ गया होगा, आपने बचा के रखा है तो वो कम हो गया होगा। तो आप जब अल्लाह के साथ तिजारत करते हैं, अल्लाह की राह में खर्चते हैं, तो अल्लाह क्यों नहीं देता? सो सिंपल लाइफस्टाइल, आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें। जो कुछ भी है, मोटरसाइकिल वाला उसका शुक्र अदा कर ले यार, गाड़ी जो है उसका ही शुक्र अदा कर लें, छत है शुक्र अदा कर लें, जो 2 टाइम की रोटी मिल गई है शुक्र अदा कर लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्लाह ने सेहत दी हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करें पीने को पानी मिल जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करें चलें बेसिक सिक्योरिटी तो आपको मिली हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्लाह ने औलाद दी हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करें एक छोटा सा रोजगार है वो चल रहा है, उसकी कदर कर लें। तो जो जिंदगी आपको मिली है इसको कबूल करते हुए, शुक्र अदा करते हुए, ख्वाहिशों को फैलना दें। प्रॉब्लम सारी की सारी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक दफ़ा मैं बाहर था तो एक ट्रेनर थे हमारे, वो ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्होंने सबको कहा जी अपनी ख्वाहिशें लिख लें। तो पूरी क्लास ने ना अपनी ख्वाहिशें, उन्होंने कहा जी लंबी लिस्ट लिखिएगा, हर ख्वाहिश लिख लीजिएगा। लंबी लंबी लिस्टें बन गई। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर बड़ा सा ना क्रॉस करें, कांटा मारें जी। सब ने कांटा मारा। उन्होंने कहा जी इसको उठा के फेंकें। उन्होंने कहा सारा मसला ही ख्वाहिशों का है। हमने जो ख्वाहिशों का अंबार पाला हुआ है, एक्सपेक्टेशंस, ये जॉय और खुशी को छीन लेती हैं। ख्वाहिशें ज़रा कम कर लें। आप ख्वाहिशों को कम करके देखें, अपनी तवक्कात को कम करके देखें, एक्सपेक्टेशंस को कम करके देखें, एक बड़ा आपकी जिंदगी बड़ी सुकून में पता क्या बनता जा रहा है, आप दूसरों के साथ मुकाबला लगाने छोड़ दें। कंपैरिजन, कंपटीशन, जिंदगी तबाह, आपका सुकून, खुशी को तबाह करने वाली सबसे खतरनाक 2 चीजें हैं, कंपटीशन, कंपैरिजन। ये 7 वाला आगे निकल गया जी। फिर आप कहते हैं मेरा मुकाबला है, लाशऊरी तौर पे आपने कईयों के साथ मुकाबला लगाया होता है। मेहरबानी करें अपने साथ मुकाबला करें। हम सब ना अपनी जिंदगी को अगर खुद देखें ना तो हम बेहतर ही हुए। हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हुई है। माना आज चैलेंज है, गुर्बत है, महंगाई है, बड़े चैलेंज है, लेकिन ओवरऑल लाइफ को देखा जाए तो अल्लाह का करोड़ हा शुक्र है, जिंदगी बड़े हवालों से बड़ी बेहतरीन हुई है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और साथ मुकाबला, मुआवजा अपनी जिंदगियों से निकालना चाहिए और थोड़ी सी सिंप्लिसिटी की तरफ चले जाएं। देखें अडाप्टेबिलिटी की बात है, इस चेंज को एक्सेप्ट करने की बात है। अब ये एक क्राइसिस छत गिरा नहीं है, आसमान गिर गया। बिल्कुल ऐसे ही। अब हमें क्या अपने अखराजात महदूद करने हैं, अपनी तमाम जो चीज़ें इस्तेमाल करें उसको महदूद करना है, तो हम समझेंगे कि हमने उस जिंदगी का सादगी की तरफ जाने का आगाज कर दिया। देखिए एक बात तो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को जितना सिंपल बनाएंगे ना, आप उतना ज़्यादा हेल्दी भी रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पुरसुकून भी रहेगी, उतनी बचत भी आपकी हो जाएगी। आपको बुनियादी जो ज़रूरतें हैं ना वो बड़ी थोड़ी सी चाहिए होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इतना एक्सपैंड करते हैं, इतना फैलाते हैं और इतना फैला के आगे चले जाते हैं और ऐसी ख्वाहिशें सामने रख लेते हैं कि जो कुछ होता है उसकी खुशी भी महसूस नहीं हो रही होती। जो कुछ है आप इस है उसको शुमार करें, ब्लेसिंग्स को गिन के अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक और आपको बात बताऊं, जिंदगी ना 80% सबकी ठीक ही होती है, 20% खराब होती है। उस 20% को कबूल करना होता है और 80% का शुक्र अदा करना होता है। प्रॉब्लम ये है कि जो माइंड है ना, ये नफ्स उसको कह लें, वो 20% को मैग्नीफाई करके ना 80% को भी छुपा देता है। वो कवर हो जाता है सारा कुछ, लगता है सिर्फ मसले ही मसले हैं, हालांकि इतना कुछ अच्छा है उसका हम शुक्र अदा नहीं कर रहे होते। तो उस 80% को जरा मैग्नीफाई करें, 20% पे सबर शुक्र कर लें कि ये जिंदगी है, इसको कबूल करना है, आपकी जिंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखें आज हमने क्योंकि ये टॉपिक बड़ा खुद से सोच समझ के मुंतखब किया है, इसके पीछे बुनियादी मकसद यही था कि जितना सादा ज़िंदगी आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। और ये हम जो आपको बताने वाले, मुझे भी चंद दिन पहले किसी ने कहा जी आप सादगी की बात करते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है, ये जो घर है, मैंने कहा ये मेरी म्याना रवि है। हर एक बंदे की अपनी अपनी म्याना रवि है, मैं इससे ऊपर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैंने तय कर लिया कि यहाँ पर मुझे रुक जाना चाहिए, यहाँ पर मुझे रोक के अपनी ज़िंदगी को यहाँ स्टेबल कर लेना चाहिए, मुतमईन हो जाना चाहिए और इसको म्याना रवि डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये मेरी म्याना रवि है। अगर ख्वाहिशों का साइज़ में बड़ा करूँ तो मैं परेशान हूँगा, क्यों ना मैं कबूल कर लूँ कि यही ज़िंदगी है और इसी में ही सब कुछ पड़ा हुआ है और यही अल्लाह का करम है। और इससे आपको दिल का सुकून भी मिलता है। यकीन माने, जब आप अपनी चीज़ों से खुद राज़ी होना शुरू हो जाते हैं, आपको सुकून भी मिलता है और आप दूसरों को जब अपने से आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में कुछ आपके साथ हम जी शेयर करेंगे टिप्स के आप अच्छे कैसे दिख सकते हैं। अब आप हमने पहले सिंपलिसिटी की बात की, अब सिंपल रहते हुए हम बहुत ज़्यादा अगर अपने ऊपर ज्वेलरी नहीं पहनेंगे या बहुत हैवी कपड़े नहीं पहनेंगे तब भी हम अच्छे दिख सकते हैं। किस तरह से? हमारे पास कुछ इस तरह के ब्लॉगर्स भी मौजूद होते हैं, कुछ हमारे पास फैशन डिज़ाइनर्स भी हम बुलाते रहते हैं जो कि आपके साथ टाइम टू टाइम ये शेयर करते रहते हैं चीज़ें। गर्मी बहुत ज़्यादा है
कौन से कपड़े आप पहन सकते हैं, कौन से कलर्स जो हैं, और फिर ट्रेंड में क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अलीशा अरशद मौजूद है, फैशन ब्लॉगर हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अलीशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है? बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अलीशा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, हमने अभी सिंपलिसिटी की बात की, मैं इसको रिलेट करूँगी फैशन के साथ। फैशन भी आपने करना है, आपने सिंपल भी दिखना है और खूबसूरत भी दिखना है, दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं? बिल्कुल मैनेज हो जाती हैं। मुझे लगता है कि सिंपल रहते हुए भी आप फैशनेबल दिख सकते हो। फ़ैशन एक स्टाइल का नाम है। आप जिस भी फ़ैशन को अच्छे से स्टाइल अप करोगे, बेशक वो सिंपलिसिटी को आप स्टाइल अप करो या फिर एक फ़ैशन को स्टाइल करो अच्छे से, तो आप दोनों में फैशनेबल दिख सकते हो। अप टू यू कि आप किस तरह से लेकर चल रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी हैवी, अब तो ये ट्रेंड से सब कुछ निकल गया है। तो हम कह सकते हैं कि हम सादगी के साथ भी अच्छे दिख सकते हैं। कुछ मैं टिप्स आपसे चाहूँगी कि क्या आजकल इन हैं वो लोग जो कि डे टाइम किसी इवेंट पे जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, किस तरह से ड्रेसअप हो सकते हैं? बिल्कुल, अब समर क्योंकि चल रहा है और समर में मोस्टली लाइट कलर्स चल रहे हैं, लाइट कलर्स इन है। विंटर में मोस्टली डार्क कलर्स इन होते हैं, और ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा इस टाइम गर्मी होती है तो इसलिए लाइट कलर्स ज़्यादा इन रहते हैं। बट आपका स्टिल जो आप अच्छा कैरी कर सकते हो वही बेस्ट है। हाँ, आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमें ये लगता है कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, इनफ है। अच्छे कपड़ों के साथ क्या चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा जो है वो आपको लगता है आप कहीं जा रहे हैं तो सब लोगों को पता चलना चाहिए कोई आ गया? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक फ्रेगरेंस जो होती है ना इंसान की, सेंट जो आ रही होती है उससे, वो इंसान का बहुत बड़ा एक मेन रोल अदा करती है। इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका होता है। एक इंसान कहीं पर जाता है और उससे एक अच्छी सेंट आ रही हो, सिंपल से कपड़े उसके हों, बहुत कोई हैवी ज्वेलरी, कोई मेकअप ना हो, और बस एक अच्छी सेंट उससे आ रही हो ना, तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट उसका पड़ रहा होता है। और समर में तो स्पेशली मुझे ये लगता है कि एक इंसान से बहुत अच्छी सेंट आनी चाहिए। सही। मुझे ये बताइएगा, हम आजकल जो हमारी टीन एज लड़कियां या लड़के हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें फैशन का एक ना जुनून सा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो उनके लिए पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वो टची होते हैं कि सब बहुत ज़्यादा ना कर ले तो बुरा भी लगता है। क्या कहेंगी ख़ास तौर पे लड़कियां जो 16, 17, 18 की हैं, किस तरह से उन्हें? मोस्टली जो मैंने चीज़ देखी है टीन एज में, 16-17 ईयर्स में मोस्टली लोग फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि आप अपनी सोसाइटी को देख के थोड़ा बोर हो जाते हो और आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा आप उसको फॉलो कर रहे होते हो, देख रहे होते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में रहते हुए और इस सोसाइटी में रहते हुए ईस्टर्न कल्चर को ही उसको ही फैशन करना, उसको स्टाइल करना इतनी बहुत कमाल और कंफर्टेबल गर्मियों में तो, और आपको हर ब्रांड पे आपको शलवार कमीज में भी इतनी वैरायटी मिल जाती है, तो आप उसको अच्छे तरीके से पहने, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल ऐसी है। ईस्टर्न में भी इतना ज़्यादा फैशन है, आप उसको इतने अच्छे से स्टाइल अप कर सकते हो। तो टीन एज में मोस्टली ये चीज़ नहीं देखी जाती है, लेकिन जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, फिर आपको पता लगता है कि नहीं, ईस्टर्न कल्चर में आप बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से कैरी कर सकते हो। सही। मुझे ये बता दें, अब लोग कहते हैं सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो गई है। आप कहीं पे शॉपिंग करने चले जाएं, आपको ट्राउज़र्स, लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट, फ्रॉक्स, सिलेक्शन कैसे करनी है कि भाई ट्रेंड में क्या है? सब लोग चाहते हैं कि हम वो पहने जो ट्रेंड में है, अच्छा दिख रहा है। सो इतनी ज़्यादा ऑप्शन में आपको जब लॉन्ग फ्रॉक भी मिल रहे हैं, शॉर्ट कुर्तियाँ भी मिल रही हैं, लॉन्ग शर्ट्स भी मिल रही हैं, हमने कैसे सिलेक्ट करना है कि हम क्या लें? मुझे ऐसा लगता है, और जो मैंने खुद भी पर्सनली किया है, मैंने सब कुछ लिया और सब कुछ ट्राई करके देखा, और फिर मैंने एंड पे ये देखा कि मेरे पे क्या सूट कर रहा है, मेरे पे मेरी फ़िज़ीक के हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से मेरे पे क्या चीज़ सूट कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान पे जो चीज़ सूट कर रही है वो उसी के ऊपर वही चीज़ वो स्टाइल अप करें। सही। यानी आप कहीं जाएं और आपको ये लगे कि जी इतनी सारी ऑप्शन है, आपने ये देखना है कि आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें सूट कर रही हैं। अच्छा, अब लोग ये कह रहे हैं कि प्रिंट्स आउट होते जा रहे हैं, प्लेन्स में लोग जा रहे हैं, फिर मुझे बहुत जगहों पे आपको प्रिंट्स कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि आपके कुर्ता शलवार दोनों ही प्रिंट्स में आए हैं। तो यानी ये डिफरेंट चीज़ें, अगेन हम वही कहें कि आप
अपनी या तो वार्डरोब में ज़्यादा सारी कलेक्शन रख लें, मिक्स चीज़ें रख लें, या फिर उसकी तरफ जाएं जो आपको? बिल्कुल नहीं, इस टाइम जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो जो पहले के टाइम पे चलता होता था ना, सेम शलवार और सेम कमीज़ बिल्कुल सॉलिड कलर की, ये इस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो मैंने देखा हर ब्रांड पे ऑलमोस्ट यही पड़ा हुआ है, सेम कलर की शलवार और सेम कमीज़, वो हमारी अम्मा वगैरह पहनती होती थी, और अब फिर से वही वाला ही फैशन दोबारा से चल रहा है। तो ये प्रिंटेड में भी है, प्लेन में भी है अवेलेबल, लेकिन आपने किस तरह से डिसाइड करना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है? मेरे ख्याल से खुद अपने से बेहतर तो नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें क्या बेहतर लग रहा है। जो आपको अपनी नज़र में सबसे बेस्ट लग रहा है, आपको उसकी तरफ जाना है। कुछ मुझे वेस्टर्न का गाइड कर दें, अगर आप, कुछ लोग हैं वेस्टर्न पहन तो लेते हैं, कैरी उस तरह से नहीं। बिल्कुल, वेस्टर्न का यही है कि वेस्टर्न कैरी करना सबसे बड़ी चीज़ है। वेस्टर्न पेन सब लेंगे लेकिन कैरी बहुत मुश्किल से होगा, और वो फिज़िक पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कौन वेस्टर्न को अच्छा कैरी कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। सही, थैंक यू सो मच अलीशा। कुछ टिप्स आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। आई होप कि कुछ चीज़ें जो हम अक्सर तलाश करते रहते हैं, हमें पता चले कि हमने क्या करना है। सो लोगों को थोड़ा बहुत तो इस बारे में आइडिया हो भी जाता है। सोशल मीडिया से भी हम अपने गेस्ट भी बुलाते रहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपके ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको एक टिप देने वाले हैं, जो कि मैं हर रोज़ आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ। वो चीज़ें जो आपके पास मौजूद होती हैं, आपके घर में, आपके किचन में, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अर्के गुलाब, इसके फ़वाइद कितने हैं सभी लोग जानते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वो लोग जो कि मुरझाई हुई जल्द से गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा मुरझाई है, रंग डल हो रहा है, स्किन जो है उनकी बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है। अगर आप बार बार अर्के गुलाब किसी स्प्रे वाली बॉटल में डाल लें, अपने फेस पे करते रहेंगे, तो आपका स्किन जो है वो ठंडक भी रहेगी, क्योंकि गर्मी में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन हीट अप हो रही है, तो आपकी स्किन जो है वो ठंडक भी उसमें रहेगी और खूबसूरत भी दिखेगी, दिलकश भी लगेगी। इसके बाद चेहरे पर जिनके कील महासे हैं, वो भी अगर अर्के गुलाब का बारहा इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये जो कील महासे, दानों के निशान हैं, ये भी आराम आराम से जो है दूर हो जाता है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपकी स्किन हेल्दी रहती है। उसके बाद नाखूनों की कुदरती चमक वापस लाने के लिए भी आप अर्के गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए एक बाउल में अर्के गुलाब डालें और अपने नेल्स को उसमें डिप करके रखें। उसके बाद बालों की मजबूती के लिए भी आप अर्के गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अर्के गुलाब आंखों की सोजन ठीक करने के लिए, अगर आपकी आइज़ में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, अर्के गुलाब बहुत ज़्यादा मौसर है आपकी आंखों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो लोग कुछ पसीने की बदबू की वजह से परेशान हैं या मुंह के छाले दूर करना चाहते हैं, उनके लिए भी अर्के गुलाब बहुत ज़्यादा मौसर है। सो अर्के गुलाब का इस्तेमाल आप इन तमाम चीज़ों के लिए कर सकते हैं। अपने घर में रखें, और गर्मी के मौसम में तो वैसे ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा और रिज़ल्ट क्या है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अब हमने आपको लिए चलना है बाहर, रेट जानने हैं। उमर डार मौजूद हैं, ओवर टू यू उमर। अगर बात की आज बिल्कुल तो में उतार चढ़ाव जारी है। अगर बात की जाए सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सब्जियों की आज की कीमतों की, तो मटर 177, टिंडे 155, शिमला मिर्च 88, अरवी 83, फूल गोभी 73, भिंडी 70, करेला 52, बैंगन 42 रुपये फ़ी किलो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जो है इसका दाम मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा प्याज की जो कीमतें हैं उसमें ताहाल हादिर हुआ कोई कमी वाकई नहीं हो सकी, और प्याज की जो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फ़ी किलो कीमत है वो 68 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इसके अलावा अदरक 170, लहसुन देसी 160, टमाटर 70 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि लीमू देसी जो है 175 रुपये फ़ी किलो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक उसकी कीमत मुकर्रर की गई है। ये तो बात हो गई सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सब्जियों की कीमतों की, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो फ़ी किलो 20 से 30 रुपये ज़ायद में फ़रोख्त की जा रही हैं सब्जियाँ, जिसकी वजह से जो सब्जियों की खरीदारी करने वाले जो शहरी हैं मार्केटों की तरफ आते हैं, उन्हें सब्जियों के ज़ायद कीमतों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और शहरियों ने इस हवाले से जो है अपनी तशवीश का इजहार किया है, और उन्होंने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि सब्जियों की जो कीमतें हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए और उन्हें सरकारी निर्ख के मुताबिक उनकी जो खरीदो फरोख्त है बाज़ारों में, ऊपर मार्केट्स में, वो यकीनी बनाई जाए। सो इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।